जय हिंद बच्चों। हमारे YouTube चैनल द एसआर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर है। ये जो मॉडल पेपर है ये हम लोग अभी रिन्यू कर रहे हैं। पिछले साल इस सभी का सॉल्यूशन जो है करवाया गया था। अभी जो है हम लोग इस चैप्टर को माने कि ये जो दिया हुआ है मॉडल पेपर है उन सभी मॉडल्स पेपर को एक बार रिन्यू कर देंगे। आज से लेकर 5 दिनों तक कंटिन्यू जो है सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 और सेट 5 सभी का प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन वापस से डाल देंगे। ये पिछले साल डाला हुआ था, लेकिन वापस से क्या है कि आप लोग के रिव्यू के लिए ये सब वापस से क्लियर कर दे रहे हैं। इसके बाद से आप लोगों को 2024 में आने वाले जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उन सभी का 5-5 सेट करके जो करवाया जाएगा। चलिए देखते हैं इसका सबसे पहला वाला सवाल। आप लोग देख सकते हो ये सेट 1 है और ये जो है 2021-22 का सेट है। मॉडल पत्र में से ये क्लास 12th का है और ये जो है आप लोग का अर्थशास्त्र का है। और आप लोग को जैसे कि मालूम होगा प्रीवियस ईयर में भी कहा गया था कि 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 40 मार्क्स का ही है। हम लोग अभी क्या करेंगे कि 40 ये 5 सेट, ये जो आप लोग का 5 सेट दिख रहा है सेट 1, इस तरह से करते हुए हम लोग 5 सेट क्लियर करेंगे। उसके बाद 5 सेट हम आप लोग के लिए प्रोवाइड करेंगे। हमारी एसआर एकेडमी की जो ग्रुप है वो इस बार आने वाले जितने पॉसिबल क्वेश्चन हैं उन सभी को लेकर 5 सेट तैयार करेगी। और साथ ही साथ एक और चीज़ें हैं कि इस फेस्टिवल आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन का बम्पर प्राइज दिया जाएगा, गिफ्ट दिया जाएगा जो कि त्यौहार की तरफ से है। तो बीच में एक दिन जो है आप लोग के लिए 100 सवाल लेकर आएंगे जो कि लाइव क्लासेस में होगा। तो आप लोग लाइव क्लासेस को भी एंजॉय कीजिएगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारा सवाल हम लोग देख लेंगे और यही आएगा। आप मान लीजिए कि यही एग्जाम में आप लोग का 2024 के एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए आपको देख सकते हैं ये समय भी दिया हुआ है आप लोग का 1.5 घंटे का समय रहेगा ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव के लिए। अगर इतने सारी चीजें क्लियर हो जाता है ऑब्जेक्टिव से, फिर सब्जेक्टिव को कराने के लेकर हम लोग का टीम जो है बात कर रही है। आप लोग का रिस्पॉन्स जिस तरह से रहेगा, आप लोग जिस तरह सपोर्ट कीजिएगा उस तरह से हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। चलिए इसमें कुछ कुछ निर्देश है, इसको देख लेते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं, जाहिर सी बात है 40 क्वेश्चन है तो 40 ही अनिवार्य रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया गया है और प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिया गया है। सही विकल्प का चयन करना है, गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई आंसर गलत हो जाता है तो उसके लिए अंक नहीं काटा जाएगा अलग से, जैसे कि हर अदर कंपटीशन का एग्जाम होता है उनमें काटा जाता है, लेकिन इसमें काटा नहीं जा रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं इसके पहले सवाल पर आते हैं। क्या लिखा हुआ देखिएगा। 2 वस्तुएं दी हुई है, पहला वस्तु का नाम है x, दूसरा वस्तु का नाम है y। देखिए पहला वस्तु का नाम है x और दूसरी वस्तु का नाम क्या है y। ये आपके पास 2 वस्तुएं दी हुई है और पूछा गया है कि उत्पादन संभावनाएं इस प्रकार की है। यानी पहला वस्तु का उत्पादन देखिए 0 है, फिर 1 2 3 4 5 यानी बढ़ रही है। वहीं पर अगर देखा जाए तो वस्तु b का वो 10 8 6 4 2 और 1। इसमें देखिए पहली वस्तु जो है वो घट रही है, सॉरी बढ़ रही है, दूसरी वस्तु जो है वो घट रही है। यानी इसका अगर ग्राफिकल सॉल्यूशन हम लोग देखें, अगर ग्राफ सॉल्यूशन देखोगे तो ये देखिए ग्राफ बनाते हैं इसका, तो पहली वस्तु जो है इधर बढ़ रही है और दूसरी वस्तु जो है घट रही है। घट रही के मतलब नीचे की ढाल गिर रहा है, ये जो ढाल है वो नीचे की ओर गिर रहा है, यानी इस प्रकार से है। तो इस तरह से ग्राफ बन रहा है। तो ये जो ग्राफ है वो आप लोगों को देखिए घट रही है, घट रही यानी कि ऋणात्मक है। ठीक है, और सरल रेखा यानी कि सीधी बन रही है। अगर यही वाला ग्राफ ये x और y में से y ऊपर रहता और x नीचे रहता तो ये धनात्मक होता और सरल रेखा होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऊपर वाला जो है वो बढ़ रही है, नीचे वाला जो है वो घट रही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऋणात्मक ढाल तथा एक सरल रेखा। चलिए उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। पहला सेट है, हम लोग आराम से करते हुए चलते हैं। अगर किसी सवाल में कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग बताइएगा जरूर। और हाँ, सारा सवाल को लिखते हुए चलिएगा, क्योंकि देखिए पिछले बार भी ये सारा चीजें करवाया गया था। इस बार गवर्नमेंट तो मॉडल पेपर दिया नहीं है, लेकिन इसके जो पे क्वेश्चन बैंक दिया है, हम लोग जो मॉडल सेटअप तैयार करेंगे वहां से भी क्वेश्चन को पिक करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखिए 2 में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्र समस्याएं हैं। अब अर्थव्यवस्था की कुछ निश्चित समस्याएं भी होती है, तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें केंद्र समस्याएं कौन सी है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा किसके लिए उत्पादन किया जाए, यानी किसके लिए उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, ये अर्थव्यवस्था की कुछ केंद्र समस्याएं होती है। तो इस 4 ऑप्शन में देखिए बचत, निवेश और उपभोक्ता से कोई मतलब है नहीं, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा किसके लिए उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए। ठीक है, तो जो सेकंड उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 में लिखा अर्थशास्त्र में शब्द, अर्थशास्त्र में 2 शब्द होता है, एक व्यष्टि होता है और एक समष्टि होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है, अर्थशास्त्र में क्या है, 2 शब्द होते हैं, एक व्यष्टि और समष्टि का सर्वप्रथम उपयोग किस अर्थशास्त्री ने किया था। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, रैगनर फ्रिश। ठीक है, कोई दिक्कत है 3 सवालों में, अगर किसी सवाल में कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए 4 में क्या लिखा हुआ है, एक किसान देखिए एक किसान है जो खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल बैल के बीच में, यानी हल और बैल के बीच में किसी एक तकनीकी का उपयोग करता है, यानी कि ट्रैक्टर का, देखिए जोतने के लिए 2 चीजें, एक ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहा है और एक हल या बैल का इस्तेमाल कर रहा है, माने कि एक आधुनिक और एक परंपरागत जो पहले से चलता हुआ आता है के बीच में तकनीकी का चयन करता है, और उसका यह चयन अर्थव्यवस्था में, यानी अर्थव्यवस्था के किस केंद्र समस्याओं की ओर प्रभावित होती है, किसनी ओर आती है। तो इसका जो आंसर होगा कि कितनी मात्रा में उत्पादन, देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें, और ऑप्शन डी है कितनी मात्रा में उत्पादन करें। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैसे उत्पादन करें। देखिए उत्पादन की ओर बात किया गया है, 2 चीजें, ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहा है, हल का इस्तेमाल कर रहा है, किसी वस्तु का उत्पादन कैसे किया जाए वो उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है, ठीक है, कौन से ऐसे अर्थशास्त्री थे जिनके अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जाता है। देखिए 4 ऑप्शन है, लियोनक रॉबिन्स, अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ और वालरस। तो इसका जो आंसर है 5 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए लिखा है कि एक व्यक्ति जो है 4 गोलगप्पे का उपयोग करता है, कितने गोलगप्पे का इस्तेमाल कर रहा है, 4 का उपयोग कर रहा है, जिसमें से पहले गोलगप्पे से 15 यूनिट का मिलता है, इससे पोषक 15 यूनिट प्राप्त होती है यूटिल्स, दूसरा से 12 मिलता है, तीसरा से 10 मिलता है, चौथा से 8 मिलता है। तो पूछा गया है कि कुल उपभोग कितना है, 4 गोलगप्पों के द्वारा जो उपभोग किया गया है वो कितना है। तो इसका करना क्या है, इसे प्लस कर दिया जाता है, क्या करते हैं, प्लस। देखिए 15, 12, 10 और 8 सबको जोड़िएगा तो 45 यूनिट कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 15 और इधर 10, 25, 25, 25 और आपका इधर 20, 45, 45, ऑप्शन नंबर सी। चलिए टोटल पूछा गया है इसलिए प्लस किया गया है, कुल उपभोक्ता पूछा गया, उपभोग पूछा गया, उपयोगिता कितनी होगी। आगे देखिए लिखा है कि 2 वस्तुएं हैं, एक रसगुल्ला है और एक गुलाब जामुन है। ठीक है, 2 वस्तुएं कौन कौन सी है, एक रसगुल्ला है और एक गुलाब जामुन है। ये 2 तरह की वस्तुएं हैं जिसका बजट रेखा ए बी में दर्शाया गया है। ये देखिए एक ए बी ग्राफ खींचा हुआ है और इसमें ये दिखाया गया है कि ये ए है, यहाँ पर जो रसगुल्ला है, सॉरी गुलाब जामुन है, और यहाँ पे रसगुल्ला है। तो पूछा गया है कि इन दोनों वस्तुओं की कीमत अगर पी आर और पीजी है ना, पी आर का मतलब रसगुल्ला है, सॉरी गुलाब जामुन है, और पीजी का मतलब ये है, तो इसका ढाल किस तरह से होगा। तो याद रखिएगा जिसके बारे में पूछा जाए उसको पहले ऊपर रखा जाता है, उसके बाद नीचे रखा जाता है। इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। एकदम स्लो चल रहे हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे कि हर एक कमेंट्स को पिक करते हुए चलें। और चूंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट हम लोग देख रहे हैं इस बार का, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है, मतलब कि किसी वस्तु की मांग निर्भर करती है जो कौन नहीं करता है। वस्तु की कीमत देखिए मांग को निर्भर करता है, वस्तु की कीमत बढ़ जाने से क्या है कि उसकी मांग घट जाती है।
संबंधित वस्तुओं की कीमत वही चीज है, संबंधित उस वस्तु की कीमत घटना बढ़ने पर मांग निर्भर करता है। अगर किसी वस्तु की मांग घटता है बढ़ता है तो उसकी मांग पर निर्भर होता है। उपभोक्ता की आय, अगर किसी उपभोक्ता है यानी कि जैसे कि हमारे पर है, अगर हमारे पास पैसा है तो हम उसकी मांग को बढ़ा देंगे, नहीं है तो मांग को घटा देंगे। तो ये निर्भर करती है। कौन निर्भर नहीं करता? ऑप्शन में डी हो जाएगा, साधनों की कीमतें। साधनों की कीमतें जो है नहीं होता है, साधनों की कीमतें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। लिखा है कि यदि किसी वस्तु x की कीमत कम होने पर y की मांग जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बोल रहा है कि यदि कोई वस्तु है x है, उसकी कीमत कम होने पर y की मांग बढ़ जाती है। देखिए, एक वस्तु का कीमत घटता है तो दूसरी वस्तु का मांग बढ़ जाता है। ठीक है, यानी एक मान लेते तो आपके पास दो वस्तुएं दी हुई है, एक वस्तु की कीमत जो है कम हो गया है तो दूसरी वस्तु जो है वो मांग बढ़ जाती है। तो ये क्या बने कि किस तरह वस्तु होगी? वो प्रतियोगी वस्तु होगी, पूरक वस्तु होगी, असंबंधित वस्तु होगी या घटिया वस्तुएं होगी? तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हो जाएगा आपका प्रतियोगी वस्तुएं। यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा मांग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, यानी एक वस्तु की मांग अगर बढ़ेगा दूसरी वस्तु की मूल्य कम हो जाएगा। आगे आते हैं। लिखा है यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी होने से उसकी मांग जो है 8% वृद्धि होती है तो मांग की कीमत लोच क्या होगा? तो कीमत लोच ज्ञात करने के लिए वस्तु की कीमत यानी वस्तु की कीमत में जो कमी आई है वो और मात्रा की जो कमी आई है वो उन दोनों को भागा दे दिया जाता है। यानी भागा कितने कितने का देगा? 8% को भागा दे दीजिए 5% से, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या भागा देना है, 8/5। तो आंसर चेक करके देखिएगा 1.6 आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं आपके 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार होती है? ठीक है, लोचदार और बेलोचदार का मतलब समझिएगा। लोचदार का मतलब होता है कि वैसी वस्तु की कीमतें जो बाजारीकरण के कारण उसकी मांग घटती या बढ़ती रहती है। देखिए, बाजार में हमारे पास ऐसी बहुत सी वस्तुएं होती है जो बाजारी मांग पर निर्भर करती है, यानी कि वो बदलते रहती हैं, फिक्स नहीं रहती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है जो कि बदलते रहता है। जो बदलता रहता है उसे बेलोचदार कहते हैं, सॉरी लोचदार कहते हैं। जो नहीं बदलता है वो लोचदार होता है। जैसे कि देखिए इसमें जीवन रक्षक दवाइयाँ ये फिक्स होती है, इसमें आप जितना भी लगा दीजिए हमको खरीदना ही खरीदना। नमक भी वैसा रहता है, माचिस भी है। तो इसका आंसर जो है रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। वो बाजार पर निर्भर करता है। अगर इसकी मांग बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा तो जाहिर सी बात है कि उसको खरीदने वाले को पैसा भी लगेगा ज्यादा। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर जो है हो जाएगा रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो गया ऑप्शन नंबर। 12 नंबर पे आते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन जो है ना वो पूरा नहीं है। क्वेश्चन 12 जो है वो पूरा नहीं दे। निम्नलिखित निम्न रेखा चित्र में, तो रेखा चित्र तो देना चाहिए ना। मांग रेखा AB के बिंदु G का ग्राफ खींचिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन नंबर 12 दिया ही नहीं है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 वो है ही नहीं। तो अब है ही नहीं तो हम क्या करें बताइए? अगर ये होता तो कुछ किया जा सकता था। तो ये है ही नहीं तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 जो हम उसको छोड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसका ग्राफ दिया हुआ नहीं है। तो क्वेश्चन 13 पर बढ़ते हैं। लिखा है किस प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की मात्रा खरीदना चाहता है? देखिए, किस प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना, माने कौन से ऐसी वस्तुएं हैं जिसकी कीमत अगर कम हो जाए तो उसे और अधिक खरीदना चाहता है। माने कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर भी, माने कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिसकी कीमत बढ़ जाने पर भी वस्तु से खरीदना ही चाहता है, उसको मना नहीं करेगा। तो वो कहलाता है ग्रिफिन वस्तुएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्रिफिन वस्तुएं। अब आता है सर ग्रिफिन वस्तुएं क्या होती है? तो ग्रिफिन वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं चाहे जिसकी भी उसकी मांग बढ़ जाए लेकिन हमें खरीदना ही पड़ेगा। तो ये ग्रिफिन वस्तुएं हर वस्तु ग्रिफिन वस्तुएं नहीं होती है। ग्रिफिन वस्तुएं जो समय और स्थिति को देखते हुए कहता है। जैसे कि अगर हम कोरोना की बात कर रहे हैं तो कोरोना के समय मास्क चाहे वो महंगा ही क्यों ना हो जाए लेकिन हमें लेना पड़ता, तो ऐसी वस्तु को ग्रिफिन वस्तु कहा जाता है। मतलब जरूरत पड़ता है, आप किस भी कर लीजिए आपको जरूरत पड़ेगा ही, तो ऐसी वस्तु को कहा जाता है ग्रिफिन वस्तु। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी? अगर कोई देखिए कोई उपभोक्ता है अपनी आय का जो है अधिकतर खर्च उसी में कर देता है तो वो किस प्रकार की वस्तु होगा? तो वो बेलोचदार वस्तु होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
औसत स्थिर लागत वक्र कैसा होता है? मौसम खराब होने के कारण थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया है। चलिए क्लास एंजॉय करते हैं। क्लास को आगे देखते हैं। लिखा है कि औसत स्थिर लागत वक्र का आकार कैसा होता है। देखिए 4 तरह के क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर है वो जाएगा आपका आयताकार वलय आकार का होता है। ग्राफिकल सॉल्यूशन में ग्राफ तो दिया नहीं है, तो स्थिर याद रखिएगा औसत स्थिर लागत का जो वक्र होता है वो आयताकार होती है, आयताकार वलयाकार होती है ना, वलय होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। परिवर्तित साधन का औसत उत्पादन बढ़ता है। आप देखिए 4 ऑप्शन बड़ा बड़ा दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीमांत उत्पादन और से अधिक होती है, मतलब सीमांत उत्पादन औसत उत्पाद से अधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, देखिए फिर से बोलेंगे, ये प्रीवियस ईयर का मॉडल सेटअप क्वेश्चन है। सवाल इसी तरह से रहता है, तो आप लोग जरूर देखिएगा इस बार। उसके बाद हम लोग अपने तरह से जो बनाएंगे वो हम लोग आपको बता देंगे। सारी चीजें क्या है कि इजी वाइज में हम लोग पढ़ते हैं। इससे क्या होगा कि सारी बातें जो है आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक दिन में जो है हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे। अगर कोई कंटिन्यू बने होंगे तो आप लोग फोकस करते रहिएगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि आप लोग का इकोनॉमिक्स ही नहीं, बाकी सारा सब्जेक्ट क्या है धीरे धीरे करते हुए सारा चीजें जो है डाल दें, जिससे आप लोग का कंप्लीट तैयारी हो जाए। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग को वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। आप लोग अपना कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है। अगर इसमें कुछ चीज़ें ऐसे बदलने की ज़रूरत है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और कोई सवाल अगर समझ में नहीं आता ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कोई अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए होंगे तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए चलिएगा। चले आते हैं क्वेश्चन में, देखिए आपका लिखा है 17 में कुल उत्पादन जो है अधिकतम होगा जब सीमांत उत्पादन का मान डैश होता है। तो सीमांत उत्पादन जो है, सीमांत उत्पादन का देखिए ग्राफ ये खींचा हुआ, ग्राफ वहां पे खींचा हुआ होना चाहिए था, लेकिन ग्राफ वहां खींचा हुआ नहीं है। देखिए अधिकतम कब होता है, यहाँ जी बना दिया है, ये जी से कोई मतलब नहीं है, ये जी ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है, देखिएगा ये जी जो है यूं ही बना दिए गए, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपका जो है 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, और ये बीच में जो है सॉरी ये ग्राफिकल सॉल्यूशन ऐसा नहीं होता है। इस आंसर को देखिएगा, कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादन का जो मान है ना, ये डायग्राम यहाँ का नहीं है, डायग्राम वहां का दिया हुआ है। ये डायग्राम जो उस वाला क्वेश्चन का दिया हुआ है, जो क्वेश्चन हम लोग छोड़े हैं ना, उस क्वेश्चन के लिए डायग्राम दिया हुआ है। बस यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा। तो कुल उत्पादन अधिकतम होगा जब सीमांत उत्पादन का मान जो है वो 0 होता है। ठीक है, फिर से बता देना चाहते हैं, ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये ग्राफ जो है यहाँ का नहीं है, ग्राफ जो है उस वाले सवाल के लिए है। हम लोग लास्ट में देखते हैं। तो क्वेश्चन 17 में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 नंबर वाला। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 19, 18, 19 देखिएगा। पूछा गया कुल उत्पादन टीपी, यानी कि कुल उत्पादन को क्या कहा जाता है, टीपी कहा जाता है। परिवर्तन साधन की मात्रा को क्या कहा जाता है, क्यू कहा जाता है। औसत उत्पादन पूछना है, तो देखिए औसत उत्पाद पूछे, ये फॉर्मूला है, याद रखिए क्वेश्चन 18, 19 जो ये फॉर्मूला है। और सीमांत उत्पाद पूछा जाए तो औसत उत्पाद पूछा जाता है, तो उसमें हम लोग नॉर्मली क्या है कि डिवाइड कर देते हैं किसको, कुल उत्पाद को और मात्रा को। लेकिन अगर सीमांत उत्पाद पूछा जाता है तो वही चीजें करते हैं, बट डेल्टा का इस्तेमाल किया जाता है, औसतन का इस्तेमाल किया जाता है। तो जरा देखिएगा, तो इसमें कुल उत्पाद को कुल मात्रा से भागा दिया जाता है, मतलब साधन की मात्रा से भागा दिया जाता है, तो टीपी बाई क्यू, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दूसरा अगर पूछा जाए, देखिए इसमें तो वही चीज है, सेम चीज है, सीमांत उत्पादन है, तो इसमें बस डेल्टा का इस्तेमाल होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, ये 2 सवालों पर उम्मीद करते कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, दोनों फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होती है तो औसत लागत क्या होता है। औसत लागत और सीमांत लागत से कम हो जाती है, मैंने औसत का जो लागत है वो सीमांत लागत से जब कम हो जाती है, तो पूछा गया है कि बताइए कि ये क्या होगा, मैंने कि उसका औसत लागत क्या होगा, घटता है, बढ़ता है, क्या होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। ठीक है, आगे देखिएगा, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन के कितनी स्तर तक काम करती है, 3 स्तर तक काम करती है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, थोड़ा जल्दी चल रहे हैं। अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? तो इसका जो आंसर है वो जगह आपका यू आकृति की तरह होता है। अल्पकालीन औसत का जो आकार होता है वो यू आकार का होता है। याद कर लीजिएगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है बी हो गया। 23 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत का एक उदाहरण है? स्थिर लागत का मतलब क्या है? परिवर्तन नहीं होता है। तो 23 नंबर देखिए, 23 का आपका अस्थायी कर्मचारी का वेतन, प्रति इकाई बिजली बिल, दैनिक मजदूरी का मजदूरी और कच्चे माल का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। औसत लागत एवं सीमांत लागत आपस में बराबर होता है जब औसत लागत डैश होती है, बढ़ती है, घटती है, अधिकतम होती है, न्यूनतम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है वो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जब घटती है। ठीक है, औसत लागत और सीमांत लागत आपस में बराबर होता है जब उसका जो औसत लागत है वो घट जाती है, कम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 में, किसी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से, यानी किसी वस्तु की जो बिक्री होती है, उत्पादन को प्राप्त राशि क्या कहलाती है? यानी कि उत्पादक को, जब किसी वस्तु की बिक्री होती है तो उसके उत्पादक जो राशि प्राप्त होती है एवज में, उसे क्या कहा जाता है? उसे कुल आगाम कहा जाता है। ठीक है, यानी जब किसी वस्तु को बिक्री होती है, उसके प्रति इकाई आयतन से, एक जैसे 1 किलो बेचे, उसमें जो 2 रुपये की कमाई हुआ, तो वो 2 रुपये क्या कहलाएगा? उत्पादन राशि कहलाएगा, उत्पादक में प्राप्त राशि कहलाएगा। देखिए दिया हुआ है कुल लागत, कुल लागत को कहा जाता है टीसी। क्या कहा जाता है? देखिए, कुल लागत को क्या कहा जाता है? टीसी कहा जाता है। स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत को क्या कहा जाता है? देखिए लिखा हुआ है टीएफसी। और कुल परिवर्तनशील लागत को क्या कहा जाता है? टीवीसी। अब देखिए, इसमें पूछा है कि इसका एक फॉर्मूला होता है, यूनिट है। फॉर्मूला क्या है कि टीसी, टीसी यानी कुल लागत बराबर, फॉर्मूला होता है टीएफसी, टीएफसी प्लस टीवीसी, टीवीसी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसी को अरेंज कर दिया गया है। आप देखिए, अरेंज कर, किसी को आगे पीछे कर सकते हो। तो इसका जो आंसर है देखिए, आप मिला कर देखिए, टीएफसी प्लस तो होगा नहीं, पहले जानेंगे प्लस प्लस होगा नहीं, क्योंकि इधर उधर चेंज करेंगे प्लस वाला होगा नहीं। और देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये प्लस और प्लस हुआ नहीं, ये टीएफसी निकालेंगे और टीबीसी निकालेंगे, होगा नहीं, क्योंकि देखिए प्लस में है। लास्ट वाला देखिए टीसी लिखा था, टीसी में तो प्लस होना चाहिए, है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेन फॉर्मूला ये है आप लोग का। ठीक है, यानी कुल लागत बराबर होता है स्थिर लागत और परिवर्तन लागत को जोड़ दिया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमें आशा है समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होती है, तो तब संतुलन कीमत में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। 27 में बोला क्या है कि जब किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, संतुलन जो कीमत क्या होगा? वृद्धि हो जाएगा। जो मांग होगा वो बढ़ता चला जाएगा, संतुलन कीमत जो है बढ़ जाएगा। यदि किसी वस्तु की मांग डी है और पूर्ति एस है, तो बताइए संतुलन की बाजार में क्या? देखिए, मांग और पूर्ति जो है दिया है और संतुलन बाजार पूछा गया, तो संतुलन में क्या होगा? दोनों बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। 29 है, किसी बाजार किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थक मूल्य बाजार मूल्य से कम होना चाहिए, यानी होता है। ठीक है, ये कम होगा। क्वेश्चन नंबर टी आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फलन पूर्ति के नियम का प्रदर्शन फल है? यानी कि इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का, वो हो जाएगा एफ ऑफ पी। ठीक है, ये आपका निर्भर करती है उस पर। ये फॉर्मूला है बाबू, ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका फॉर्मूला है। ठीक है, डार्क कर देते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी होगा। हो नहीं रहा है ये, आपको ऑप्शन नंबर ए देखिए टिक कर देते हैं। देख, कलर हो नहीं रहा था इसलिए पेन से टिक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। लास्ट 10 सवाल बचा हुआ है। लिखा हुआ 31 में है आप लोग का, देखिए, मुक्त प्रवेश और निवेश की स्थिति में एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में संतुलन कीमत डैश के बराबर
होती है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, न्यूनतम मूल्य, न्यूनतम कुल लागत, न्यूनतम औसत लागत, न्यूनतम सीमांत लागत और अधिकतम लागत। क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी न्यूनतम औसत लागत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 नंबर में, एक उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है? तो जो कोई वस्तु को उत्पादन करती है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लाभ अर्जित करना होता है, मतलब अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं, अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फॉर्म हानि प्राप्त करने के बावजूद उत्पादन जारी रखता है जब वो वस्तु की कीमत, देखिए कोई अगर उपभोक्ता है, मानी कोई कंपनी वाला है, वो हानि हो रहा है, वो कब तक हानि बर्दाश्त करेगा? जब तक जो है उसका औसत परिवर्तन लागत से अधिक या बराबर ना हो जाए। जितना वो पैसा लगाए अगर उसके बराबर ही पहुंच जाएगा या उससे कम होने लगेगा तो उस टाइम पे वो नहीं लगाएगा। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। निम्नलिखित में से पूर्ण प्रतियोगी में एक विशेषता नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि वस्तु की मांग जो है वो बेलोचदार नहीं होती है। ठीक है, ये नहीं है, बाकी सारी चीज उसमें पाया जाता है। समय बहुत अधिक लग रहा है। किस प्रकार के बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक ही उत्पादक होता है? तो देखिए एक ही है तो एक होगा तो एक अधिकार होगा, उसमें बेचने वाला भी एक दुकानदार होता है। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं, 35 का हो गया, 36 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुनः प्रतियोगिता और एकादमी में अंतर को व्यक्त करता है? देखिए 4 ऑप्शन है, आप चारों से पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें क्या क्या पूछा गया, पूर्ण प्रतियोगी बाजार जिसमें सभी दुकानदार होती है, एक दूसरे में प्रतियोगिता होती है, और एकाधिकार जिसमें एक एक दुकानदार होता है। आप लोगों को मालूम हो अगर ढेर सारी दुकानें हैं तो आपस में प्रतिस्पर्धा के कारण वस्तु की कीमत कम हो जाएगी, अगर एकाधिकार है तो अपने हिसाब से दाम लगाएगा। तो इसमें चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी का। ये अंतर पूछा गया था तो ये अंतर जो है आपका यहीं तक होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 37 में, 37 का देखिएगा। लास्ट 4 सवाल है। एक अधिकार के अंतर्गत पी और सीमांत लागत एमसी के मध्य क्या संबंध होता है? पी इज ग्रेटर देन एमसी, यानी कि आप लोग का जो कीमत होता है वो सीमांत लागत से अधिक होता है। निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में कीमत और मांग लागत में समानता पाई जाती है? तो ये अपूर्ण प्रतियोगिता में पाया जाता है। आशा है समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 29 में। एक विक्रेता को 5 रुपए प्रति कीमत पर किसी वस्तु की 60 इकाई बिक्री से प्राप्त कुल आय की राशि क्या होगी? यानी कि एक आप ऐसे मान लीजिए केजी मान लीजिए, 60 किलो मान लीजिए, और 5 एक किलो से 5 रुपए फायदा होता है, तो आप देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, 5 6 30 यानी 300। लास्ट सवाल पर आते हैं, अंतिम सवाल है। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 जो दिया हुआ है आप लोग का, उत्पादन कर में वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति क्या होती है? 4 ऑप्शन देखिएगा। वृद्धि पूर्ति से में स्थिरता होती है, में वृद्धि होती है, कमी होती है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका जो आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में कमी होगी। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर जो है हम लोग 40 सवाल देखे हैं, और आप लोग को यह बता देना चाहते हैं कि इस तरह का और भी 4 सेट जो गवर्नमेंट प्रीवियस ईयर में दिया हुआ था वो दिया हुआ था। कोई एक सवाल छूटा हुआ था शायद, देखिए निम्नलिखित में से पूछा गया है जी का क्या होगा। ठीक है, तो जी का ग्राफ देखिए, यहाँ से ये ग्राफ जो अगर 20 से ऊपर आता है उससे अधिक का ग्राफ होता है, 20 से अगर ऊपर जाता है अधिक होता है, नीचे आता है तो कम होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये अगर ग्राफ जो है बीचों बीच रहता है तो 0 हो जाता है, इधर जाने से अधिक होगा, 0 नहीं 1 होता है, इधर जाने से कम होगा, या इधर जाने से 1 से ज़्यादा, इधर जाने से 1 से कम। देखिए ऊपर गया है तो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका 1 से ज़्यादा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो छोड़े थे। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है अभी कुल मिलाकर जो है एक सेट देखें, इस तरह का 4 सेट और भी है। तो ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे सेट्स को हम लोग जो है क्लियर करवा देंगे। उसके बाद आप लोग के लिए 5 सेट हमारे SR एकेडमी के ग्रुप की तरफ से आएगा, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो हमारे साथ बने हुए रहें और क्लास को एंजॉय करते हुए रहें। थैंक यू, जय हिंद।